नमस्कार दोस्तों, लुक अगेन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस चलचित्र का वर्णन करने वाले हैं उसका नाम है अटैक ऑन टाइटंस पार्ट 1। इस चलचित्र की शुरुआत में हमें सर्वनाशी युग दिखाया जाता है जब इंसानों के जैसे दिखने वाले बड़े बड़े राक्षस हुआ करते थे जिन्हें टाइटंस कहा जाता था, और इन सारे टाइटंस ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। जो इंसान बचे थे वो अपनी जान बचाने के लिए अपने चारों ओर बहुत विशाल दीवार बनाकर उसी में अपने आप को कैद कर रहने लगते हैं ताकि वो लोग उन टाइटन से बच सके। अब सभी को वहां रहते हुए 100 साल से भी ज्यादा समय गुजर चुका था और सभी लोग टाइटन्स को भूलने लगे थे। अब टाइटन्स एक इतिहास बन गया था और लोग कहानियों द्वारा बच्चे को टाइटन्स के बारे में बताया करते थे। उस दीवार के अंदर रहने वाले लोग चाह कर भी उस दीवार के बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ की सरकार ने टाइटन्स के डर से दीवार के पास भी जाने से मना किया था। इस तरह लोग बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे होते हैं। दीवार के अंदर रहने वाले लोगों को 3 हिस्सों में बांटा गया था। तीसरे क्षेत्र में किसान और मजदूर रहते थे जो खेतों में काम करके अपनी जीवन निर्वाह करते थे। दूसरे नंबर वाले क्षेत्र में फैक्ट्री और कारखाने होते थे और पहले नंबर वाले क्षेत्र में सिर्फ अमीर लोग ही रहते थे और वो सब वहीं से पूरे शहर पर नियंत्रण रखते थे और किसी को भी अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं थी। इधर तीसरे क्षेत्र में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम एरिन था, वो बहुत बुद्धिमान था और वो टाइटन्स के डर से इस दीवार के भीतर कैदी बनकर नहीं रहना चाहता था और एरिन के अंदर कुछ बड़ा करने की धुन सवार होती है और उसकी ये तीव्र इच्छा थी कि वो दीवार की उस पार की दुनिया अवश्य देखेगा। और ये सारी बातें वो अपने दोस्तों से भी बताता है क्योंकि एरिन को ये विश्वास होता है कि टाइटन्स जैसी कोई भी चीज मौजूद नहीं है, सारे लोग सिर्फ उससे डर रहे हैं। एरिन का एक दोस्त वो भी काफी होशियार था और उसे तकनीकी का अच्छा ज्ञान था, लेकिन वहाँ की सरकार ने किसी भी नई खोज को करने पर रोक लगा रखी थी। तभी उनके पास एक लड़की आती है जिसका नाम मिकासा होता है। एरिन और वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं और मिकासा एरिन के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती है। एरिन एक जगह को काफी पसंद करता था क्योंकि वहाँ से दूसरे क्षेत्र वाले लोग दिखाई देते थे। जहाँ एरिन जाया करता था वहाँ पर एक पुरानी सी मिसाइल पड़ी थी, इसीलिए वहाँ पर कोई नहीं जाता था। एरिन अपने दोस्तों से कहता है कि वो दीवार की तरफ जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। इससे उसके दोस्त भी साथ चलने को राजी हो जाते हैं। जब वो दीवार के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं उस दीवार के पास सैनिक पहरा दे रहे हैं। फिर वो किसी तरह सैनिक से बचते हुए दीवार के काफी नजदीक आ जाते हैं। इससे पहले वो और आगे बढ़ते सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। तब उस सेना का एक मुखिया उन लोगों को बचा लेता है क्योंकि वो सैनिक एरिन को पसंद करता था और उसे ये भी पता था कि एरिन काफी होशियार है। वो सब बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ की जमीन कांप उठती है और जब वो दीवार के ऊपर देखते हैं तो चौंक जाते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि उनके सामने पहली बार इतना बड़ा राक्षस आया था और वो टाइटन से भी काफी बड़ा और ताकतवर था। वो राक्षस आग का बना होता है और उसका शरीर उस दीवार से भी काफी बड़ा था और वो अपने बड़े से पैर की मदद से वो दीवार तोड़ने लगता है। अब वो सब काफी डर जाते हैं। इधर सेना का मुखिया आदेश देता है कि बमबारी शुरू कर दी जाए, लेकिन वो सैनिक उसे ये सब करने से रोक देता है कि सरकार ने बमबारी करने से मना किया है। इधर वो राक्षस उस दीवार में बड़ा सा छेद करके वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ की धूल शांत होती है तो हम देखते हैं कि वो सब टाइटन्स उस दीवार के छेद से अंदर आने लगते हैं। दिखने में ये तो बिल्कुल इंसानों की तरह ही थे, लेकिन वो टाइटन्स इंसानों से कई गुना लंबे चौड़े थे और इंसानों को देखकर वो काफी खुश होने लगते हैं क्योंकि वो इंसानों को अपना भोजन समझ रहे थे। इधर वो सैनिक उन टाइटन्स पर बमबारी करने लगते हैं, लेकिन अब हमें पता चलता है कि ये टाइटन्स तो कभी नहीं मर सकते। जो टाइटन्स जख्मी हो जाता था वो अपने आप ठीक भी हो जाता था। अब टाइटन्स की संख्या ज्यादा हो गई थी, इसीलिए वो सभी इंसानों को चारों ओर से घेर लेते हैं और वो इंसानों को कीड़े मकोड़े की तरह कुचलते जा रहे थे और उनके साथ खेल रहे थे और कुछ तो इन्हें कच्चा ही खा जा रहे थे। इधर सारे सैनिक इतना डर जाते हैं कि वो टाइटन्स का खाना बनने के बजाय आत्महत्या करना पसंद करते हैं और वो खुद को मार डालते हैं। टाइटन्स ने पूरी तरह शहर में तबाही मचा दी थी। काफी लोगों को टाइटन्स खा तो रहे थे, लेकिन काफी लोग अफरा तफरी में कुचल कर ही मर रहे थे। उन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए
लिए एक जगह मिलती है जो कि उस शहर का बहुत बड़ा हाल था। सब अपने आप को बचाने के लिए किसी परवाह किए बिना अंदर घुसने लगते हैं। एरिन और मिकासा भी अंदर जाने लगते हैं। मिकासा एक छोटी सी बच्ची को एक माँ के साथ देखती है तो उसे उन पर काफी तरस आता है और वो उस बच्चे को बचाने के चक्कर में बाहर ही रह जाती है। एरिन लोगों की भीड़ के दबाव में हाल के अंदर चला जाता है। फिर हाल का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। एरिन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन लोग उसे रोक देते हैं। इधर एक टाइटन्स मिकासा के पास आ जाता है। तब एरिन सिर्फ बेबस होकर देखता रहता है और वो टाइटन्स मिकासा और बच्चे को खा जाती है। कुछ देर बाद वहाँ कुछ शांति आ जाती है। तब एरिन वहाँ से किसी तरह बाहर निकलता है और वो बाहर से देखता है जिस हॉल में लोग छिपे हुए थे। कई टाइटन्स उस हॉल को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और वो सब उसकी छत तोड़कर लोगों को खाने लगते हैं। अब एरिन परेशान होकर शहर की तरफ भागने लगता है। अब हमें 2 साल बाद दिखाया जाता है दूसरे नंबर वाले क्षेत्र में जहाँ फैक्ट्री और कारखाने होते हैं। यहाँ के लोग सुरक्षित थे क्योंकि उनके चारों ओर भी एक मजबूत दीवार थी और उस हमले में बचे हुए काफी लोग यहाँ आ गए थे क्योंकि तीसरे क्षेत्र यानी कि मजदूरों वाली जगह पर अभी भी टाइटन्स मौजूद थे। दूसरे क्षेत्र में काफी लोगों के आने से वहाँ की आबादी बढ़ जाती है जिससे वहाँ खाने पीने की कमी होने लगती है और लोग भूख की वजह से मरने लगते हैं। अब तीसरे क्षेत्र वाले लोगों के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो सब मिलकर अपने क्षेत्र को उस टाइटन से बचाएं, यानी कि वो टाइटन से मुकाबला करके अपने क्षेत्र को बचा सकते हैं। उन टाइटन से लड़ने के लिए सैनिकों का एक समूह तैयार किया जाता है जिन्हें 2 सालों से प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इस सेना में एरिन और उसका दोस्त भी होता है क्योंकि वो सब मिकासा की मौत का बदला लेना चाहते थे। उन लोगों का एक कमांडर होता है जिसका नाम कुशाल होता है। कमांडर योजना बनाता है कि वो सब अपने मिशन को पूरा करने के लिए रात में निकलेंगे। उनका मिशन ये होता है कि वो तीसरे क्षेत्र वाले उस बड़े से क्षेत्र को जहाँ से वो सारे टाइटन्स आए थे उसे धमाके की मदद से बंद कर देंगे और जब धमाका होगा वो टूटा हुआ मलबा नीचे गिरने से वो क्षेत्र बंद हो जाएगा और अगर उनका मिशन सफल रहा तो वो टाइटन्स को मार सकते हैं। उनके मिशन का यही लक्ष्य था, या तो टाइटन्स को वो खुद मारेंगे या खुद मरेंगे। इधर हम एक लड़की को देखते हैं जिसने कई सारे हथियार बनाए थे। वो सबको अपने हथियार के बारे में बताती है और वो ये भी बताती है कि उसकी मदद से वो हवा में उड़ सकते हैं और तब हम टाइटन्स की गर्दन पर हमला करके उसे मार सकते हैं क्योंकि वो टाइटन्स तभी मरेंगे जब उनकी गर्दन पे वार किया जाएगा। इस तरह वो टाइटन्स दोबारा जिंदा नहीं होंगे। अब वो सब रात के अंधेरे में अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते समय उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। तब एक औरत को लगता है कि वो बच्चा मुसीबत में है और उसे मदद की जरूरत है। वो औरत उसकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ती है। एरिन भी उसके पीछे पीछे जाता है। तब उन्हें एक टाइटन का बच्चा दिखता है। वो आवाज इसी बच्चे की थी। अब वो बच्चा इनको पकड़ने की कोशिश करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही वो बच्चा खूब तेज से रोने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सारे टाइटन्स जाग जाते हैं और उधर ही आने लगते हैं। वो टाइटन्स उन लोगों को घेर लेते हैं। अब वो लोग काफी बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे क्योंकि उनका खुद गर्ज कमांडर उनको मुसीबत में छोड़कर हथियारों वाली गाड़ियां लेकर वहाँ से भाग चुका था। तभी अचानक एक जबरदस्त टाइटन का मास्टरमाइंड शिकारी वहाँ आ जाता है और उसने 10 से 15 टाइटन्स को अकेले ही मार डाला था। इस मास्टरमाइंड शिकारी के साथ एक बहादुर सैनिक थी जो असल में मिकासा ही होती है और वो जिंदा थी और वो दोनों मिलकर अपने तेज हथियारों से टाइटन्स को मार डालते हैं। फिर वो उस दीवार के पास जाते हैं। इधर मिकासा एरिन से बात नहीं कर रही थी क्योंकि उसे अपना बदला पूरा करना था। हालांकि उस टाइटन ने मिकासा को निगल लिया था लेकिन मास्टरमाइंड शिकारी ने उसे बचा लिया और मिकासा को टाइटन से लड़ना भी सिखाया। इधर वो कमांडर असल में बम और बारूद लेने आया था और अब वो उसे गाड़ी में रखने लगते हैं लेकिन टाइटन्स वहाँ भी आ जाते हैं और वो लोगों को खाने लगते हैं। एक लेडी अपने पति को बदला लेने के लिए ट्रक से भरे बम को आग लगाकर टाइटन्स के बीच में ब्लास्ट कर देती है। लेकिन इतने बड़े धमाके से भी उन टाइटन्स को कुछ नहीं होता लेकिन उनके सारे बम और बारूद अब खत्म हो चुके थे। अब कमांडर भी वहाँ से भाग जाता है। अब वो लोग टाइटन्स के बीच बुरी तरह से फंस चुके थे। अब एरिन भी जोश में आकर टाइटन से लड़ने लगता है और कई टाइटन्स को वो मार भी देता है लेकिन लड़ते हुए उसका
एक पाँव टूट जाता है। इधर एक टाइटन एरिन के दोस्तों को पकड़कर खाने लगता है। एरिन का पैर न होने के बावजूद भी एरिन हिम्मत करके अपने दोस्त को बचा लेता है, लेकिन इन सब में उसका एक हाथ भी टूट जाता है और हाथ पैर न होने की वजह से वो लड़ नहीं पाता और फिर एक टाइटन उसे निगल लेता है। अब एरिन एक टाइटन के पेट में होता है और वो धीरे धीरे उसी में पचने लगता है। ये देखकर मिकासा आपे से बाहर हो जाती है और वो उस टाइटन पर हमला कर देती है, लेकिन मिकासा नीचे गिर जाती है क्योंकि उसके हथियार में कुछ खराबी आ गई थी। मिकासा के सामने भी एक टाइटन आ जाता है और ये वही टाइटन होता है जिसने एरिन को खाया था। तभी टाइटन के पेट में कुछ होने लगता है और देखते देखते उस टाइटन का शरीर ब्लास्ट कर जाता है और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा राक्षस निकलता है और ये राक्षस बाकी सारे टाइटन्स को मारने लगता है। फिर जब वो सब ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो राक्षस एरिन ही है। फिर वो बड़ा राक्षस लड़ते हुए कमजोर होकर मरने लगता है। फिर वो मास्टरमाइंड शिकारी कहता है कि इस राक्षस की गर्दन के पीछे हमला करो। मिकासा उसकी गर्दन के पीछे वाले हिस्से में हमला करती है और फिर वहाँ से एरिन निकलता है और अब ये सब देखकर सब चौंक जाते हैं कि एरिन का टूटा हुआ हाथ और पैर दोबारा वैसे ही हो गए थे। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं। इधर वो मास्टरमाइंड शिकारी ये देखकर मुस्कुरा रहा होता है जैसे उसे पता हो कि ऐसा होने वाला था। इसी के साथ इस चलचित्र का पहला भाग समाप्त हुआ। इसके अगले पार्ट में दिखाया जाएगा कि ये अपना मिशन पूरा कर पाते हैं या नहीं। अटैक ऑन टाइटन पार्ट 2। इस चलचित्र की शुरुआत में हमें एरिन के बचपन का सीन दिखाया जाता है। तब एरिन के पिता एक वैज्ञानिक थे और वो एरिन के शरीर में कोई वैक्सीन लगाते हैं और उस समय सेना का मुखिया उनके साथ ही था। जब एरिन की माँ उसके साथ ऐसा करने से रोकती हैं तब उसके पिता कहते हैं इस वैक्सीन की वजह से एरिन बड़ा होकर लोगों की सहायता करेगा और इसके अंदर कुछ अलग ही शक्तियाँ होंगी। तभी अचानक बाहर कई सरकारी कर्मचारी आ जाते हैं और वो दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तब एरिन का पिता एरिन और उस मुखिया को एक कमरे में छुपा देते हैं और उस कर्मचारी में कोबाल भी होता है। उन लोगों को पता चल जाता है कि एरिन के पिता किसी खुफिया चीज की खोज पर काम कर रहे हैं और आम लोगों को किसी भी प्रयोग की इजाजत नहीं होती थी। इसीलिए वो कर्मचारी एरिन के माता पिता को पकड़ ले जाते हैं और वो सब उनके द्वारा किए गए सारे प्रयोगों को भी जला देते हैं। और अब हमें पता चलता है कि वो सेना का मुखिया इसीलिए एरिन को काफी पसंद करता था। और अब जब एरिन की आँख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और कुबाल ने ही उसे कैद किया हुआ था। एरिन कुबाल के लिए खतरा था, इसीलिए वह उसे बांध कर रखता है क्योंकि कुबाल को लगता है कि इंसानों को किसी प्रयोग और खोज करने की आवश्यकता नहीं है और इंसानों को सिर्फ उस दीवार के अंदर ही रहना चाहिए। जब वह मुखिया एरिन को छोड़ने की मांग करता है तो कुबाल उसे गोली चलाकर मार देता है। मरते हुए वह मुखिया एरिन से बताता है कि कुबाल ने ही उसके माता पिता को मारा है। ये बात सुनकर एरिन और उसके साथी कुबाल के विरुद्ध हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक ताकतवर टाइटन कूद कर पहुँच जाता है और वह आते ही सबसे पहले एरिन को पकड़ लेता है। उसके दोस्त उस टाइटन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टाइटन एरिन को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है और वो सब कुछ नहीं कर पाते और इस लड़ाई में कुबाल भी मारा जाता है। अब उनके पास एरिन नहीं था, फिर भी वो किसी तरह अपना मिशन पूरा करने की योजना बनाने लगते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि उनके पास एक बम है और अब वो सब उस बम को दागने के लिए तीसरे नंबर वाले क्षेत्र में जाने लगते हैं। इधर हम एरिन को देखते हैं। जब उसकी आँख खुलती है वह एक बड़े से कमरे में होता है और वहाँ पर वो मास्टरमाइंड शिकारी भी था। तब वह शिकारी उससे बहुत सारी वास्तविकता बताता है जो असल में किसी को भी पता नहीं थी। वो बताता है कि ये सारे टाइटन्स इंसानों से ही बनाए गए हैं जिसको तुम्हारे पिता ने ही बनाया था और उन्होंने ये टाइटन्स सेना के लिए बनाए थे, लेकिन उसका प्रयोग फेल हो गया जिसके प्रभाव से वो वायरस तेजी से लोगों में फैल गया और जो भी इंसान इन वायरस से संक्रमित हुआ वो तुरंत ही टाइटन्स में परिवर्तित होने लगता। इसी तरह बहुत सारे टाइटन्स पैदा हो गए और उन सब टाइटन्स ने दुनिया में तबाही मचा दी। और शिकारी कहता है कि ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। और अजीब बात यह है कि ये सारे टाइटन्स कुछ खाए बिना जीवित रह सकते हैं और ये कभी भी मरने वाले नहीं हैं। और इन सबको मारने का हल सिर्फ एरिन के पिता के पास था और वो भी उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो गया। अब एरिन को पता चलता है
कि उस वैक्सीन की वजह से वो भी कभी नहीं मर सकता और जब चाहे वो टाइटन में बदल सकता है। इधर एरिन के दोस्त किसी तरह बचकर उस पुराने वाले बम के पास जाते हैं जहाँ एरिन आया करता था। अब वो सब उस बम को ट्रक पर लाद कर दीवार की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में ही वो शिकारी उन सबको रोक लेता है और वो दूसरे क्षेत्र की दीवार तोड़ने की बात कहता है जिससे वहाँ के लोग भी टाइटन से लड़े, लेकिन एरिन और उसके साथी इस बात से मना करते हैं और अब इसी बात को लेकर एरिन और शिकारी में लड़ाई हो जाती है। अब शिकारी जल्दी से अपने आप को टाइटन में बदल लेता है। अब हमें पता चलता है कि वो शिकारी भी टाइटन बन सकता है और ये ही वही टाइटन था जो एरिन को वहाँ से उठा लाया था और उन्हें टाइटन बनने के लिए अपने आप को मारना होता है। और जब वो टाइटन बन जाते हैं तो उनका शरीर अंदर से ही टाइटन को नियंत्रित करता है। अब एरिन और शिकारी के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। शिकारी एरिन से जीतने लगता है लेकिन बाद में एरिन शिकारी को हरा देता है और अब एरिन उस बम को दीवार के ऊपर वाले भाग में पहुंचाने में सफल हो जाता है। तभी वहां पर कुबाल आ जाता है और वो जिंदा होता है। वो सबसे कहता है कि एरिन को मेरे हवाले कर दो क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी इंसान की सहायता करे, बल्कि इंसानों को डर कर दीवारों के भीतर ही छिपे रहना चाहिए। और गुस्से में आकर वो लेडी कुबाल को मार देती है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि इस कहानी की शुरुआत में जो बड़ा राक्षस आया था जिसने दीवार तोड़ी थी वो असल में कुबाल ही होता है और अब वो उसी राक्षस के रूप में बदल जाता है और उस मिशन को रोकने की कोशिश करने लगता है। तो वह शिकारी भी सहायता करने के लिए मान जाता है और वह अपनी जान की परवाह किए बिना वो बड़ा सा बम कुबाल वाले राक्षस के मुंह में घुसा देता है और इस बड़े विस्फोट की वजह से कुबाल वाले खतरनाक राक्षस की मृत्यु हो जाती है और इस विस्फोट से वो छेद भी बंद हो जाता है जिसे ये बंद करना चाहते थे। इस तरह इनका मिशन भी पूरा हो जाता है और ये सब काफी खुश होते हैं। इधर उन सबका सपना पूरा हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।